गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th आप फ्लावर के बारे में पढ़ चुके थे और थोड़ा सा और भी आपको फ्लावर के विभिन्न भाग किस प्रकार से थैलमस पर यानी पुष्पासन पर किस प्रकार से वो स्थित होता है उसी के बारे में आपको जानना है। तो पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कोरुला, पुमंग और अंडाशय के सापेक्ष उसकी स्थिति के आधार पर पुष्प को हम लोग 3 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है अधोजायांगता, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस। दूसरा है परिजायांगता, पेरीगाइनस। और तीसरा है अधिजायांगता, एपीगाइनस। आपका पहला नंबर जो चित्र डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका हाइपोगाइनस, अधोजायांगता। इसमें जायांग जो है गायनेशियम ये सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और फूल का अन्य भाग नीचे होता है। अन्य भाग कहने का तात्पर्य हुआ उसका कैलिक्स, कोरुला ये सब नीचे होता है। ऐसे फूल में अंडाशय को हम लोग बोलते हैं ये ऊर्ध्ववर्ती होता है। और आप कहाँ देखेंगे तो इसका उदाहरण है सरसों और बैगन। अड़हुल में भी आपको ये दिखाई देगा। दूसरा और तीसरा डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पेरीगाइनस, परिजायांगता। इसमें अंडाशय आप ध्यान से देखेंगे अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग जो है वह पुष्पासन के किनारे पर स्थित होता है। कैलिक्स, कोरुला ये सब, पुमंग भी पुष्पासन के किनारे स्थित है। आप दूसरा नंबर डायग्राम में देखिए और तीसरा नंबर डायग्राम में आप देखिए, आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ ये सब जो है लगभग समान लंबाई के भी होते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं इसका अंडाशय आधा अधोवर्ती है और इसका उदाहरण है गुलाब, आडू। और तीसरा नंबर है आपका एपीगाइनस, अधिजायांगता। ये चौथा नंबर डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करता है और वो पूरे अंडाशय को चारों तरफ से घेर लेता है और उसी से जुड़ा भी रहता है। पुष्प का अन्य भाग अंडाशय के ऊपर ही उगते हैं, इसलिए अंडाशय को हम लोग बोलते हैं कि अंडाशय इसका अधोवर्ती होता है। और आप इसका उदाहरण आप देखेंगे अमरूद में, सूर्यमुखी के भी कुछ पुष्प में दिखाई देगा, संपूर्ण भाग में नहीं, अमरूद में और घिया के में आपको ऐसा फूल दिखाई देगा। इसके बाद आपको जानना है पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास कहने का तात्पर्य है कि फूल में दल बोलते हैं कैलिक्स और कोरुला को, एक हुआ बाह्य दलपुंज, एक हुआ दलपुंज। तो ये कोरुला जो है वह किस प्रकार से अरेंज है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वह पुष्प में किस प्रकार से विन्यसित है, किस क्रम में व्यवस्थित है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। अंग्रेजी में ये कहलाता है अस्टिवेशन। पुष्प दल विन्यास को मुख्य रूप से 4 भाग में बांट दिया गया है। आपको ये चारों डायग्राम हम दिखा दिए हैं। पहला नंबर है आपका भालभेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोर स्पर्शी। आप ठीक से डायग्राम को देखेंगे। जब चक्र के
या बाह्य दल हो या दलपुंज हो, कैलिक्स हो, कोरोला हो, वो एक दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कोर स्पर्शी। सिर्फ एक दूसरे के छोर को ना स्पर्श कर रहा है, यही है आपका वाल्वेट। कैलोट्रॉपिस में इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दूसरा नंबर आपका है ट्विस्टेड। यदि किसी दल या बाह्य दल का किनारा अगले दल पर या दूसरे या तीसरे पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोर बाहर है और एक छोर उसका अंदर है, इसी को हम लोग बोलते हैं अति व्याप्त है। यानी एक किनारा जो है उसका अंदर है और एक किनारा उसका बाहर है, एक को ढकता है और दूसरा बाहर हो जाता है। इस प्रकार से यदि व्यवस्थित हो तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। आपको ऐसा देखने के लिए कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको देखने के लिए अड़हुल में और भिंडी में। तीसरा नंबर है इम्ब्रिकेट। इस चित्र को भी आप गौर से देखेंगे। आपका सबसे पहले सबसे ऊपर वाला का दोनों किनारा जो है अंदर है, और एक ऐसा भी है जिसका दोनों किनारा बाहर है। ठीक उसी के विपरीत अपोजिट आप ध्यान देंगे, एक का दोनों किनारा जो है दोनों छोर अंदर और एक का दोनों छोर बाहर। बाकी जितने भी पेटल्स होंगे या सेपल्स होंगे, ये एक दूसरे के किनारा को ढकेंगे, एक छोर बाहर और एक छोर अंदर होता है। इस प्रकार के व्यवस्थित रूप को हम लोग बोलते हैं ये कोर छादी है, इम्ब्रिकेट कोर छादी। आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? गुलमोहर में, केसिया में। और चौथा नंबर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये वैक्सिलरी कहलाता है। ये पाया जाता है मटर में, सेम में। इसमें 5 दल होते हैं और इनमें से सबसे बड़ा आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 पार्श्व को पंख के समान है और ये 2 सबसे छोटे अग्र दलों को अति व्यापित करता है। 2 उसके अंदर पूरी तरह से ढके हुए है और फिर 2 जो है उसके अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यही पुष्प दल जो है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्वजिक। ध्वज के समान एक बड़ा और 2 उसके अंदर छोटा और एक जो है उससे जुड़ा हुआ जो उसी के अंदर समाये रहता है। ये कहलाता है वैक्सिलरी। मटर और सेम में आपको ऐसा ही व्यवस्थित रूप दिखाई देगा कैलिक्स और कोरोला का, यानी पेटल और सेपल का। इसके बाद आपको जानना है पुमंग और जायांग के बारे में। तो पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोशियम कहते हैं। ये पुंकेसर से मिलकर बनता है और जब पुंकेसर दल से जुड़ा रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं दल लग्न, इपीपेटलस, जैसे है बैगन। और यदि परिदल पुंज से जुड़ा है, यानी कैलिक्स कोरोला एक साथ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिदल पुंज। यदि वो परिदल पुंज से जुड़ा है तो उसे हम लोग बोलते हैं परिदल लग्न, इपीफेलस, जैसे लिली में होता है। पुंकेसर एक संघी भी होता है, एक गुच्छे या बंडल में, जैसे अड़हुल में। द्विसंघी भी होता है 2 बंडल में, जैसे मटर में। और बहुसंघी भी होता है 2 से अधिक मंडल में, सिट्रस इत्यादि में।
उसके बाद एंड्रोसियम के बाद आपको जानना है गायनेशियम के बारे में। तो गायनेशियम ये एक या अधिक अंडक के मिलने से बनता है और प्रायः अंडक के 3 भाग होते हैं। एस्टाइल जिसको बोलते हैं, वर्तिका, अस्टिग्मा वर्तिकाग्र और अंडाशय ओवरी। प्रत्येक ओवरी में एक या अधिक बीजांड होता है। ये चपटा गुद्देदार बीजांडासन से जुड़ा होता है और जब एक से अधिक अंडक होते हैं और यदि वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं वियुक्तांडपी एपोकार्पस। जैसे कमल में होता है, गुलाब में होता है। लेकिन जब अंडक, एक से अधिक अंडक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिनिकार्पस युक्तांडपी। जैसे मटर में होता है, टमाटर में होता है। और निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड बीज और अंडाशय फल बन जाता है। आपको जानने के लिए है बीजांड न्यास प्लासेंटेशन। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का जो क्रम है, यही क्रम कहलाता है बीजांड न्यास। कि अंडाशय में बीजांड किस प्रकार से लगा रहता है। तो बीजांड न्यास के कुछ प्रकार हैं, जैसे सीमांत है, स्तंभीय है, भित्तीय है, केंद्रीय है और आधारी। अगर ये सीमांत है तो सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर शिवन के साथ साथ कटक बनाता है। इसका तात्पर्य हुआ, आप यदि मटर को देखे होंगे तो मटर में 2 पलक, आप उसको अलग कीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यही है आपका शिवन। शिवन के साथ दोनों पलक एक दूसरे से जुड़ा रहता है और ये वस्तुतः जो है उसी से जुड़ा हुआ, जो शिवन है ना, उसी से आपको जुड़ा हुआ बीजांड जो है कटक पर 2 कतारें बनाती है, दोनों कतार से जुड़ा रहता है, लगा रहता है। ये है आपका सीमांत और इसका उदाहरण है मटर। जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगा होता है, तो ऐसे बीजांड न्यास को हम लोग बोलते हैं स्तंभीय। जैसे नींबू में बीजांड होगा अक्षीय, लेकिन बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगा होगा। तीसरा नंबर आपका है भित्तीय। भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में स्थित हो, जैसे है मटर। और चौथा नंबर है केंद्रीय। तो केंद्रीय में केंद्र पर स्थित है, केंद्रीय कक्ष में स्थित है। डायंथम इसमें केंद्रीय अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय। केंद्रीय कक्ष में होता है और इसमें कोई पुटक जैसी रचना नहीं होती है। प्रिमरोज में भी इसी प्रकार का बीजांडासन पाया जाता है। इसके बाद आपका है सबसे लास्ट आधारीय। बीजांड अंडाशय के आधार पर स्थित होता है, जैसे है सूर्यमुखी में और गेंदा में। यही आपका बीजांड न्यास का प्रकार है। इसके बाद आपको फ्रूट के बारे में जानना है, फल के बारे में जानना है। तो वास्तव में निषेचन क्रिया के पश्चात फूल का अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जो बिना निषेचन क्रिया के ही विकसित हो जाते हैं।
और यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अनिषेकी फल, पार्थेनोकार्पिक। प्रायः फल में एक भित्ति यानी फल भित्ति और बीज होता है। फल भित्ति शुष्क भी हो सकता है और फल भित्ति गुद्देदार भी हो सकता है। जब फल भित्ति मोटी और गुद्देदार होती है तो उसमें बाहरी फल भित्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति। और इसके मध्य में जो मध्य भित्ति है ये कहलाता है मेजोकार्प। और उसके भीतर जो होता है वो अंतः फल भित्ति होती है, इसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं। जैसे आम है, नारियल है, तो आम को हम लोग यथार्थ फल कहते हैं, ये वास्तविक फल है, क्योंकि यह निषेचन के पश्चात अंडाशय से इसका निर्माण हुआ है। फल के प्रकार को हम लोग बोलते हैं अस्टिल ड्रूप, ड्रूप अंग्रेजी में कहलाता है अस्टिल फल। तो फल बाह्य फल भित्ति इसका छिलका हुआ और मध्य फल भित्ति जो है यही खाने योग्य भाग है, रसदार गुद्देदार भाग। और आम में एंडोकार्प जो है यह इसका गुठली है, पथरीली है ना, गुठली के समान रचना है। और नारियल में जो है मध्य फल भित्ति तंतुमयी होता है। आप नारियल को देखे होंगे। इसके बाद आपको बीज के बारे में जानना है, जो अगले क्लास में जानेंगे।